तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार? उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से साइंस 1 की तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस आपके लिए मैं भी हार्डवर्क कर रहा हूं साइंस के सब्जेक्ट के लिए। पहली बात तो बता दूं कि आपका पूरा साइंस 1 के 10 चैप्टर्स को हमने पढ़ा के रखा हुआ है। दो बार पढ़ के पढ़ाया हुआ है। एक बार जब हमारे पास छोटा व्हाइट बोर्ड था तब से पढ़ाया हो, और एक बार ऑलरेडी जब न्यू वाला डिजिटल बोर्ड हम लेकर आए थे उसमें सारे के चैप्टर्स को हमने दोबारा अच्छे से पढ़ा के सारे वीडियोस को अपडेट करके रखा हुआ है। तो आपको जो भी चैप्टर्स में दिक्कत है, मान लो चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और आगे के सभी 10 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं उनके सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर बाय लेक्चर फॉर्म में अवेलेबल है। तो कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत है कंसेप्ट को समझने में, ये टॉपिक नहीं मालूम है, आपको पता नहीं है सर हिस्टेरिफिकेशन क्या होता है, आपको पता नहीं है कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सोलेनॉइड को क्या रोल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करता है, ये सब चीज को समझने के लिए आप लेक्चर्स हमारे देख सकते हो। और प्रिविलेज ये है कि आप लेक्चर्स देखोगे तो आप जब भी चाहो कंट्रोल कर सकते हो कहां देखना है कहां नहीं देखना है, और आगे पीछे करके देख सकते हो, 2x की स्पीड से देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में रिवीजन करके हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर करके हो जाएगा। तो जरूर से लेक्चर्स देख लो, ठीक है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम आपके लिए कंटिन्यूस हार्डवर्क कर रहे हैं और नए नए वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आपको कई सारा प्रिपरेशन होगा। तो अब तक हमने लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। हम बात करें स्ट्रैटेजी वीडियो की, हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसकी बात कर ले, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक वीडियो मैंने बनाए थे। जितने भी टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सारे उसमें हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से एक वीडियो बनाया, अभिषेक सर ने, जो केमिस्ट्री के हमारे सर है यहाँ पे, तो उन्होंने अलग से बना के दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप बस पढ़ते रहो मन लगा के, इतना मुझे बोलना है, अपने आप एग्जाम अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज एक और बेहतरीन वीडियो है जिसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे डिमांड करते हैं वो है सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें नॉर्मली आपको एक एक्टिविटी दिया रहेगा, एक डायग्राम दे दिया रहेगा, एक शेप दे दिया रहेगा, या फिर एक टेबल दे दिया रहेगा, और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी रहेगी। हो सकता है पैराग्राफ दे दिया जाए, पैराग्राफ में भी बहुत सारे डैश होते हैं, उसमें आपको फिलअप करना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये क्वेश्चंस कहां पूछते हैं तो अगर आप देखोगे तो हर जगह आपके पेपर में प्रेजेंट होते हैं। मैंने एनालाइज किया पिछले 2-3 साल के पेपर को, तो क्वेश्चन 2B में पूछे जाते हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स के हिसाब से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 3 में पूछेंगे तो 3-3 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेंगे तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होता है, 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। तो उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर भी मेरे हाथ में है, मैंने आपको दिखाया, देखो ये डायग्राम दिख रहा है, यहां पे डायग्राम दे दिया रहेगा, और आपको इस डायग्राम के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेगा। 2 मार्क्स के लिए रहेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, 3 मार्क्स के लिए रहेगा तो 3 क्वेश्चन पूछ देगा, 5 मार्क्स के लिए रहेगा तो 5 क्वेश्चन पूछ देगा। आपको एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में बहुत सारे डैश रहेंगे, वो डैश में आपको फिलअप करना होता है। आपको एक पैसेज दे दिया रहेगा, वो पैसेज के बेस पे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको करना होता है। आपको एक टेबल दे दिया जाएगा जिसमें आपको डिफेक्ट्स पहचानने है, ठीक है ना, मायोपिया है, आपका हाइपरमेट्रोपिया की क्या है वो पहचानना है। मतलब इतनी इजी चीजें आती है, लेकिन उसके लिए अगेन आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आप चीजें कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा, सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे वो सभी चीज को मैं बताने वाला हूं। तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना है आप लोग को, और पूरी चीजों को समझ के ले लेना है। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज क्वेश्चन, पैराग्राफ कंप्लीट क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना कि अगर बाई चांस कुछ चीजें आपकी छूट गई है, आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी वीडियोस, वो सारे वीडियोस के लिंक, सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अपलोड हो जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर देख रहे हो तो जरूर से इसको भी 1.5 की स्पीड पे लगा लो, जिससे आपका कम समय में ये वीडियो देख के हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इधर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ये दोनों का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज नथिंग बट d। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है क्या है, और आपको इसके बेस पे 3 क्वेश्चन पूछे। मतलब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा होगा। तो ये पूछा है स्टेट द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां पे हमको क्वेश्चन पूछा कि ऑब्वियसली फिगर देख के तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है, दैट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसमें हमें पूछा है कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, उसको एक्सप्लेन करो। तो समझ लो ये 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन करने का आपको 1 मार्क्स मिल जाए। फिर एक और क्वेश्चन उसी में पूछा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दिया जाए तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये जीएफ लिखा हुआ है, इसको कुछ और मत समझ लेना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में क्या चेंजेस आएगा वो हमें लिखना है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन एक और पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द जीएफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ मास वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी अगर किसी एक मास को डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो सबसे सिंपल, आपने सब चीज को जाने दो भाई, ये डायग्राम देखा, डायग्राम देख के पहचान गए आप क्या कि ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था।
कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लो, क्योंकि वो किस तरीके से पूछेगा पता नहीं। टॉपिक पढ़ लो पूरा, लेकिन वो किस तरीके से पूछेगा, चाहे पैसेज में पूछ ले, चाहे ऐसे डायग्राम बना के एक्टिविटी में पूछ ले, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दे। तो सिंपल सी बात है, यहां पे जो ये क्वेश्चन है इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है देखो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये रूल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा बाय सम फोर्स with a definite force, और यही जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, तो आपको ये चीजें याद होगी। तो बस इसका स्टेटमेंट याद कर लेना कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय डेफिनाइट फोर्स एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनका जो मास है उनके प्रोडक्ट हो जाएगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उससे हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा दैट इज एफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इनटू मास 2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे इक्वल लिखना पड़ेगा और एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे f इज इक्वल टू g, कैपिटल G ले लिया, m1 इंटू m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, तो इक्वल हो गया और कैपिटल G मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज द कांस्टेंट। ये जो g दिख रहा है आपको, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और g को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ये आपको बस समझाने के लिए हूं, याद तो आपको अगेन पढ़ना पड़ेगा अपने नोट से ही। ये चीजें ना, इसको देख के रट्टा नहीं मारा जाता, ये चीजों को समझा जाता है। जो चीज मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे, इस चीज को आपको समझना है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे, और मैं आपको बता दूंगा कि ये कहां है, ऑब्वियसली ये कहां होगा, फर्स्ट चैप्टर में होगा, तो फर्स्ट चैप्टर में जाके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हमेशा रहते हैं। लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल भी कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दिया क्या कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, मतलब ये दो बॉडी जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस d है, इसको अगर ट्रिपल कर दिया जाए, तो पहले क्या था इसका डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस d था, और अगर अभी ट्रिपल कर दिया गया तो ये 3d बन जाएगा। तो यानी जब d था, ये फॉर्मूले में क्या था, नीचे d स्क्वायर, तो d की जगह पे क्या लिखूंगा इस बार, 3d लिखूंगा, तो 3d का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d, तो ये एक नया इक्वेशन या फिर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2 डिवाइड बाय 9d स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस हमने ट्रिपल कर दिया तो 9d स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन उसमें पूछ दिया कि व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी पहले मास क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास ले लो, लेट्स सपोज मैंने m1 ले लिया, तो पहले उस ऑब्जेक्ट का मास क्या था, m1 था, लेकिन अगर मैं डबल कर दूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास अभी मेरा क्या हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा। तो जहां पे m1 लिखा था वहां पे मैंने क्या लिख दिया, 2m1 लिख दिया, बाकी चीजें सेम रहेगा। तो नॉर्मल ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आगे लिखते हैं, तो f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम माय न्यू फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेशन, अगर आपका मास डबल होगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3 क्वेश्चन थे, तीनों आपने आंसर लिख दिया, आपके आंसर शीट में मिल गया आपको 3 मार्क्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एक्टिविटी बेस में, कितने इजी होते हैं आप खुद देख के बताओ, कितने इजी होते हैं, इसमें कोई हार्ड नहीं है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, बस आपको जो आपने पढ़ा था, जो आपने हर एक टॉपिक को पढ़ के रखा था, समझ के रखा था, वही चीजें हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। समझ में आया, रिकॉल हुआ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था, देखो ये क्वेश्चन आपको पूछा था, इसमें आपको बोल रहा था कि आपके सामने, देखो ये लास्ट ईयर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पूछा था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ऑब्जर्व, क्या बोल रहा है यहां पे, एक सिंपल लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल। अब इसमें आपको देख के समझ में आ जाएगा कंप्लीट द टेबल में क्या लिखा हुआ है। एक साइड आपको दिख रहा है फिगर, जिसमें आपको कुछ सिंबल्स एंड फिगर्स दिख रहे हैं, यहां पे भी फिगर दिया हुआ है और यहां पे पॉइंट्स दिया हुआ है। हमें पूछा है नेम ऑफ डिफेक्ट, मतलब इस फिगर को देख के डिफेक्ट पहचानो। तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेंसेज चैप्टर को मैंने भी पढ़ाया हुआ है, और एक बार हमारे जो सर हैं संजीव पांडे सर, जो हमारे इस चैनल के ऊपर फिजिक्स का पार्ट पढ़ाते हैं, साइंस 1 के जो भी फिजिक्स के चैप्टर है, चैप्टर 6, 7, जो इस साल उन्होंने पढ़ाया हुआ है, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फिगर है, ये क्या है, ये आपका नियर साइटेडनेस है, यानी कि आपको नजदीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, जिसको क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका जो इमेज बनता है वो रेटिना के एकदम फ्रंट बनता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम द डिफेक्ट, तो इसको देख के मैंने पता लगा लिया कि ये क्या है, नियर साइटेडनेस है। ठीक है, और नियर साइटेडनेस को मायोपिया बोलते हैं, लिख दो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इसमें इमेज कहां बनता है, जैसे मैंने बोला कि अगर नियर साइटेडनेस आया तो इमेज का पोजीशन बनता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, याद रख लो। ठीक है, फिर कौन सा लेंस यूज करेंगे करेक्ट के लिए, तो इधर पे कौन सा लेंस लगाना, तो हमेशा याद रखना जब भी मैं नियर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं या फिर नियर साइटेडनेस की बात कर रहा हूं, हमेशा कॉनकेव लेंस यूज होता है इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस। मतलब अगर आप एक ऐसा चश्मा पहनोगे जिसमें जो लेंस लगा रहेगा वो एक कॉनकेव लेंस लगा रहेगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है कि आपको नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो ये दिक्कत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं चीजें। अब यहां पे एक डिफेक्ट था, इसको पहचानो क्या है, तो ये है आपका
फार साइटेडनेस, यानी कि दूर का दिख रहा है लेकिन आपको नजदीक का नहीं दिख रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका इमेज का पोजीशन कहां बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, दैट इज द बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है ना, रेटिना के पीछे बनता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलता है, बिहाइंड द रेटिना। अब यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात यहां पे इमेज का पोजीशन क्या है, बिहाइंड द रेटिना, और इस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को, यानी फार साइटेडनेस की दूर का दिख रहा है नजदीक का नहीं दिख रहा है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, इसको क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा चश्मा पहनना पड़ेगा जो कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ है। तो कैसे करेक्ट होगा, लेंस यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रकार से चीजें याद रख लेना। करेक्ट है, क्लियर है बच्चा कि नहीं यार, क्लियर है बताओ फटाफट से कमेंट में, समझ में आ रहा है। तो यही चीज था। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो अब ये एक क्वेश्चन पूछा था, आपको ग्राफ दे दिया था, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया रहेगा, देखो लास्ट ईयर पूछा हुआ है, आपको एक ग्राफ दे दिया रहेगा, एक ग्राफ दे दिया। आप जरूरी नहीं कि ये ग्राफ है, वैसे तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूं जो रिपीटेड भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू भी, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी ले रहा हूं। लेकिन ऐसा ही सेम एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से मैंने निकाले हुए हैं, जो मुझे लग रहे हैं इस साल और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक और वीडियो आ जाएगा, यानी ये वीडियो देखने के हो सकता है कुछ घंटों के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको वो भी वीडियो देखने मिल जाए, जो कि मैं खुद बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो ये वीडियो तो आपको पूरा देखना ही है, जिसमें सारे के सारे चीजें कवर हो रही है, लेकिन और भी जो बच जाएंगे टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट जो है, वो सब चीज को भी कवर कराने वाला हूं, एक और वीडियो लाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था, एक ग्राफ दे दिया और ग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ दिया। बताओ, पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ाई किया है अच्छे से, साइंस 1 पढ़ा हुआ है, तो आपको ये ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, वाटर लिखा है, लिक्विड लिखा है, इधर आइस प्लस वाटर, सॉलिड प्लस लिक्विड, टाइम मिनट, यानी ये टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। और ये कौन से चैप्टर का है, हीट चैप्टर का है। ये तो ऑलरेडी मैं खुद ने पढ़ाया हुआ है इस चीज को, ये चैप्टर तो मैंने ही पढ़ाया हुआ है ना, उड़ान बैच में भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है। अगेन मैं बोल रहा हूं, कोई चीज में दिक्कत है, उड़ान बैच के 1 शॉट वाले वीडियो, लाइव रिवीजन वाले वीडियो आप फटाक से 2x की स्पीड में देख लोगे, आधे घंटे के अंदर पूरा आपका पढ़ के हो जाएगा एक चैप्टर। तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि ये कौन सा ग्राफ है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड ये ग्राफ ये बता रहा है लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बता रहा है, लेटेंट हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है आपकी सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में, तो वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ए टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ व्हिच शोज द लेटेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज। ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, मिल गया 1 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, व्हाट डज द लाइन ए बी रिप्रेजेंट, तो यहां पे जो लाइन ए बी है कहां है, देखो ये रहा ए पॉइंट, यहां से यहां बी पॉइंट। अगर आपने पढ़ाई किया है तो ये ए से लेके बी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, ये कौन सा ग्राफ है, टाइम का ग्राफ है, मतलब टाइम का जो ग्राफ आगे आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो मेरा ये टेम्परेचर का ग्राफ है ना, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं, मतलब टेम्परेचर मेरा यहां से कांस्टेंट होता है। कौन सा टेम्परेचर है, ये 0 डिग्री से लेके ये कौन सा है 4 डिग्री तक। तो आपको पता है, मैंने बताया था एक एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसमें एक चीज हमने देखा था कि भाई नॉर्मल तौर पे 0 से लेके 4 अगर हम बात करें, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो डिफ्लेक्ट करना चाहिए या फिर बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली जब मैं 0 पे था तो एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे था, लेकिन जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर मतलब आगे बढ़ूंगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो फेज है मेरा, यहां पे क्या हो रहा है, आइस जो है ऑब्वियसली क्या बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आइस इंटू वाटर। यहां पे क्या हो रहा है, आइस जो है आपका वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे आप बता सकते हो। और एक तीसरा चीज पूछा है कि ये जो लाइन बीसी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बीसी वाला लाइन यानी ये वाला लाइन बीसी, ये पूरा का पूरा लाइन जो है ये बता रहा है कि टेम्परेचर कैसे मेरा इंक्रीज हो रहा है और यहां तक 100 डिग्री तक पहुंच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो राइज इन टेम्परेचर है वो हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बस जो पूछा था और जो हमने पढ़ा था, और अगर आपने किसी ने पढ़ा नहीं भी होगा तो ये ग्राफ अच्छे से स्टडी अगर वो कर रहा है ना, खुद देख रहा है, तो उसको समझ में आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली कर सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा तो कंसेप्ट चाहिए कि ये किस बारे में था। अगर आपने हीट चैप्टर पढ़ा होगा, ये ग्राफ पहला ही शायद पहले या दूसरे पेज पे ही मैंने पढ़ाया हुआ ये ग्राफ को, तो जिसने भी लेक्चर्स देखे कंसेप्ट थोड़ा भी क्लियर रहेगा तो ही वो कर पाएगा ना। नहीं तो पहली बार कोई इंसान अगर ये देख रहा है वो बोलेगा ये है क्या, तो कैसे करेगा बच्चा, बताओ मुझे, आप ही लोग बताओ ना कमेंट करके, कैसे करेगा। तो इसके लिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं क्या पागल हूं क्या बार बार आपको बोल रहा हूं कि यार आपको स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स देखना चाहिए था, स्टार्टिंग से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए था। वो क्यों बोल रहा हूं, दैट्स द रीजन यार। सिर्फ चीजें लास्ट मोमेंट पे रट्टा मार लोगे ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा भी इसमें घुमा के पूछ दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये चीज आपका कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ही आपको सब चीज सॉल्व करवा के देगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम दे दिया रहेगा और पहचान करो, बताओ ये कौन सा टाइप का डायग्राम है। देखो ये डायग्राम दे दिया है और आपको 3 क्वेश्चन बोल रहा है, 3 क्वेश्चन पूछा है क्या कि द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर ऑफ विच डिवाइस, ये कौन सा डिवाइस है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आपको मैग्नेट दिख रहा है यहां पे, ठीक है, यहां पे की दिख रहा है, यहां पे बैटरी लगा हुआ है,
अब बैटरी लगा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सप्लाई यहां पे हो रही है, और इसीलिए ये जो चीजें हैं ये है आपका एक इलेक्ट्रिक मोटर। याद रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में। फर्क इतना याद रखना कि यहां पे बैटरी लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में बिजली सप्लाई करना पड़ता है तभी तो मोटर घूमता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी ना। तो यू हैव टू सप्लाई ए करंट हियर एंड फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द सेल। तो यहां पे दो मैग्नेट है, यहां पे आप देख सकते हो स्प्लिट रिंग्स है, कार्बन बुशेस है, यहां पे एक्सल है रोटेट करने के लिए, तो यहां पे आपका करंट सप्लाई होगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आपने ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा पूरा, तो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल तो पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, अगेन आप जानते हो ये चीज आप पढ़ सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और आपके पास नोट्स तो होगा कि मैंने आपको ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में भी बात की थी, अभी जो रिसेंट में एक जस्ट 3-4 घंटे पहले अपलोड हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों पढ़ने के लिए बोला आपको, तो उसमें मैंने आपको बोला डायग्राम भी कर लेना, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, मैग्नेट्स होता है, एक्सेल होता है, स्प्लिट रिंग्स होते हैं, बुशेस होते हैं, एक्सेल्स होता है, ठीक है ना, सर्किट्स होते हैं, वो सब चीज मैंने आपको करने बोला था कंस्ट्रक्शन, लेकिन साथ में वर्किंग यानी फंक्शंस उसके क्या है, उसका क्या वर्किंग है, कैसे वो काम करता है, ये सब चीज करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो वो चीज समझ लो। तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, दैट इज ए करंट कैरिंग प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यह चीज ध्यान में रखना। और तीसरा चीज है कि राइट एनी 3 यूजेस, इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर कहां यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, आपके इलेक्ट्रिक मोटर पंप जो होता है वाटर पंप, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है, आपका पंखा घूम रहा है वो भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना, तो फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रिक मोटर से ही चलते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, कभी कभी पूछेगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिगर, जैसे मैंने बोला क्या इलेक्ट्रिक मोटर है, तो ध्यान में रखना ये सब चीज। वैसे ये आ गया आपका, दिखने में सेम दिख रहा है, तो ये जो है आपका ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ठीक है। फर्क क्या है, इसमें लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये चीज ध्यान में रखना, जो आपका करंट एक तरीके से मेजर करता है, ठीक है। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है, वहां पे क्या लगा था देखो, बैटरी लगा था, तो बैटरी लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक मोटर है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, याद रखना, ठीक है, समझ जाओगे। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है थोड़ी थोड़ी अगर आप देखोगे तो। अब इसमें पूछा है कि ये कौन सा डिवाइस है बताओ, तो आपने बता दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, बता दिया। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच दिस डिवाइस वर्क, मतलब इसका प्रिंसिपल बताना। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो रोटेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये करंट इंड्यूस करता है कॉइल के अंदर, और यही जो इंड्यूस करंट होता है ये फ्लो होता है सर्किट के अंदर, ताकि जो कॉइल जो है कनेक्टेड उसके अंदर वो चीज हो सके, तो ये उसका प्रिंसिपल हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछ दिया था इसमें कि राइट एनी 3 यूजेस ऑफ दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस का इलेक्ट्रिक जनरेटर का 3 यूजेस बताओ, तो बता दो भाई कहां कहां यूज होता है, भाई बैकअप प्रोवाइड करता है, जैसे एक बच्चा कमेंट किया था कि सर आप जनरेटर लगा दो, कभी कभी लाइट जाती थी लाइव में, आपको पता है ना, कैंडल लाइट मैच हुआ था हमारा 2-3 बार हुआ है, तो लाइट चली जाती थी, तो हमारे पास इन्वर्टर है, दैट इज द बैकअप थिंग, लेकिन एक बच्चा बोलता है सर जनरेटर लगा दो, भाई कंपनी थोड़ी है बहुत बड़ी जिसमें बड़ी बड़ी मशीन चला रहा हो, जनरेटर चाहिए। जनरेटर एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है जो कि कहीं ना कहीं पावर सप्लाई करता है बैकएंड में, अगर आपकी लाइट चली जाती है, मेन पावर सोर्स ऑफ लाइट कट होती है, तो ये बैकअप प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल्स में लगती है ये सब चीजें, बड़ी बड़ी कंपनी में लगती है, और बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं उसमें ये जो जनरेटर्स है वो इस्तेमाल की जाती है। तीसरा, ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी बैकअप में, ताकि इमरजेंसी हो सके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिफ्ट, ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है जहां पे मैं रहता हूं वहां पे भी सोसाइटी में जनरेटर्स लगे हुए हैं, ताकि अगर कोई इंसान लिफ्ट से ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैं खुद 4th फ्लोर पे रहता हूं, तो अगर मैं 4th फ्लोर पे रह रहा हूं, मान लो मैं 3rd फ्लोर तक आते आते लाइट चली गई, तो लिफ्ट तो अटक जाएगी ना, तो भाई मैं कैसे निकलूंगा बाहर, तो उसके लिए बैकअप में जनरेटर है, ठीक है। और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स द बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है बाय यूजिंग द न्यूक्लियर एलिमेंट्स, तो उसमें भी बैकअप के तौर पे जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ क्या, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात कर रहे थे, एक और क्वेश्चन आया, देखो अब ये क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर नंबर 8 का होगा या तो चैप्टर नंबर 9 का होगा। चलो देख के पहले समझते हैं कि क्या दिया है। क्या बोल रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब ये फिगर को देखना और आंसर करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया, अगर आप देखोगे तो यहां पे 3 एनोड दिख रही है, ये एनोड है, ये एनोड है, एनोड है, और ये आपका कैथोड गया हुआ है यहाँ पे, और एनोड किससे बना हुआ है, ग्राफाइट से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ एल्यूमिना, कायरोलाइट एंड फ्लोरस्पार, ये भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव वाले में कि कायरोलाइट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोरस्पार क्या होता है, ठीक है। ये आपका मोल्टेन एल्यूमिनियम निकलने का आउटलेट है, ठीक है, ये स्टील का एक टैंक है। अब इसको देख के आपको पता लगाना है कि ये क्या है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो ये चीज देख के आप समझ जाओगे कि इसका नाम क्या है। ये मेथड का जो नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे मोल्टन एल्यूमिनियम जो है उसके आउटलेट बाहर दिए हुए, मतलब पिघल के आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे
क्या किया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है किसका, इलेक्ट्रोलिटिक, नॉट एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जा रहा है किसका, एल्यूमिना का। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये मेथड का नाम क्या है। देखो याद रखना, ये डायग्राम अगर कहीं पे दिखेगा तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, याद रख लो, चैप्टर नंबर 8 का है ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये डायग्राम कहीं पे दिख गया तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका, एल्यूमिना का, याद रखना, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड इन दिस मेथड। तो यहां पे लिख के दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एनोड पे क्या यूज किया जा रहा है और कैथोड पे क्या यूज किया जा रहा है। तो एनोड पे ग्राफाइट यूज किया जा रहा है लिखा हुआ है, और कैथोड पे ग्राफाइट का लाइनिंग यूज किया जा रहा है। तो बस लिख देना है आपको क्या, कि एनोड पे अ सेट ऑफ ग्राफाइट रॉड जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और कैथोड पे ग्राफाइट लाइनिंग है। बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा के आपने लिख दिया ताकि प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे और थोड़ा वर्डिंग्स अच्छे रहे। तो आपने लिख दिया एनोड और कैथोड में क्या है, ठीक है। तीसरा है राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन यूज ऑफ कायरोलाइट। तो आपको याद होगा कि कायरोलाइट का तो ऑलरेडी मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाता हूं कि कायरोलाइट जो है इसका फॉर्मूला होता है Na3Al F6। क्या है, Na3Al F6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कायरोलाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कायरोलाइट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमें कि राइट द एनोड रिएक्शन एंड राइट द कैथोड रिएक्शन, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब ये क्वेश्चन के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन इसमें हैं। लेकिन भरोसा नहीं है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसमें से 5 में से कोई 3 ही क्वेश्चन पूछे तो 3 मार्क्स में पूछ लेगा। भाई कोई चीज की गारंटी है क्या, यहां पे नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि चीजें ऐसी है कि यहां पे कंसेप्ट चलता है, ठीक है। मैथ्स नहीं है, मैथ्स में क्या है कि ये टाइप है तो यही आएगा, इसी में यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में यही टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, हमने प्रिडिक्ट किया था और कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, आप जानते ही हो, पूरा पेपर देखोगे तो बहुत अच्छे से आया हुआ था। लेकिन ये साइंस 1 है या फिर साइंस 2, कोई भी हो जाएगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो घुमा फिरा के कहीं भी कौन सा चीज कहीं भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट समझ रखा था। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर क्या है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। तो एनोड पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो आपका एनोड है उसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है कि आपका जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड 4 इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम जो था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होके एल्यूमिनियम जो है लिक्विड मोल्टेन एल्यूमिनियम जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, एल्यूमिनियम जो है बाहर निकल गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जहां पे भी था, वैसे तो मैंने आपको ये चीज यहां पे पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी ये आपके चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। उस टॉपिक में जाओ और इसको एक बार अच्छे से थोड़ा सा देख लो, अच्छे से समझ लो। वैसे तो मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, कायरोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन पे कौन कौन से रिएक्शन लिखे हुए, ये सब चीज बता दिया। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन पूछा था कि ये फिगर को देखो, और ये फिगर के बेस पे 5 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। चलो पूछते हैं ये फिगर क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर ये फिगर को अगर आप देख रहे हो ध्यान से रखना, ये जो फिगर है इसमें क्वेश्चन पूछा था कि नेम द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन आप देख पा रहे हो इसमें रिएक्टेंट बताना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको देखने मिल जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब है, बहुत बड़ा टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आप देखने मिल जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। मतलब ये जो चीजें हैं इसके अंदर एक एसिटिक एसिड है और नीचे यहां पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, इस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है भाई CH3COO है जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, और एक है आपका सोडियम कार्बोनेट जो कि है Na2CO3। तो ये हमने लिख दिया, तो 1 मार्क्स यहां पे मिल गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है विच गैस कम्स आउट एज ए एफरवेसेंस इन द बिगर टेस्ट ट्यूब, यानी कि इसमें से कौन सा गैस बाहर निकल रहा है। तो देखने में पता चल रहा है क्या कौन सा गैस बाहर निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखने में तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, नहीं दिया ना कहीं पे भी दिख रहा है क्या। लेकिन यहां पे एक चीज दिख गया मुझे, लाइम वाटर। तो मुझे एक चीज याद आ गया कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपका लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो रहा था, और वो किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ CO2। तो CO2 निकल रहा है तभी तो हुआ ना, ये चीज हमने पढ़ाया था, आपको पता ना, आपने स्टेरिफिकेशन पढ़ा था, उसके जस्ट पहले ये रिएक्शन था आपका, दैट इज CO2 टर्न्स क्लियर वाटर, लाइम वाटर, क्लियर लाइम वाटर इनटू मिल्की, क्लाउडी हो जाता है थोड़ा, ये पढ़ाया हुआ है आपको, याद होगा आपको, ठीक है। वही कंसेप्ट है यार इसमें। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा गैस बाहर आ रहा है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप लिख सकते हो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या हो गया, लाइम वाटर मिल्की हो गया भाई, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, या फिर क्लाउडी भी लिख सकते हो आप, ये चीज लिख देना, ठीक है, इजी था। इन द अबव एक्सपेरिमेंट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच केमिकल कैन बी यूज्ड टू गेट सेम प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो आपने जो रिएक्टेंट में सोडियम कार्बोनेट लिया, कहां गया, ये सोडियम कार्बोनेट लिया,
तो उसके जगह पे मैं ऐसा क्या और दूसरा एलिमेंट ले सकता हूं, और अगर मैं उसको लेता हूं तो मेरा जो आउटकम आ रहा है, यानी जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है वो चेंज ना हो। तो सोडियम कार्बोनेट जैसा और कौन सा एलिमेंट है, तो भाई एक और एलिमेंट है जो कि सेम उसके नाम के जैसा ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका आउटकम जो है, जो रिजल्ट जो है, प्रोडक्ट जो है वो सेम आएंगे। तो यहां पे आप क्या लोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट लोगे। एंड लास्ट में पांचवा एक क्वेश्चन पूछा था कि राइट द यूजेस ऑफ एसिडिक एसिड। यहां पे जो एसिडिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, एसिडिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज क्या है मार्केट में। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा एसिडिक एसिड इज नथिंग बट द विनेगर। एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, जो कि नॉर्मल तौर पे आचार बनाने में, प्रिजर्वेशन करने में, फूड इंडस्ट्रीज में, ये सब जगह इस्तेमाल होता है। तो आप लिख सकते हो, तो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है प्रिजर्वेशन के लिए, साथ ही में कुछ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एज ए रिएजेंट भी इस्तेमाल होता है एसिटिक एसिड। तो कुछ 2-3 पॉइंट याद रख लेना, इसके अलावा 1 मार्क्स से क्या ही लिख सकते हो। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन थे, मिल गया आपको 5 मार्क्स। सोचो, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? ओके, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द फिगर एंड राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये फिगर को ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनका सवालों का जवाब देना। तो सबसे पहले इसको देख के अगर आपको आइडिया लग रहा है क्या दिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर रखा हुआ है, मिक्सचर ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहा है, इसमें इथेनॉइक एसिड है, आपको दिख रहा नहीं होगा क्लियर, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है इथेनॉइक एसिड, यहां पे इथेनॉल है, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, अगर आपको थोड़ा भी याद आ गया होगा तो ये इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड जो रिएक्शन कर रहे हैं, ये है आपका एस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है बच्चा, ये है एस्टरिफिकेशन। क्या है, एस्टरिफिकेशन है। ये ऑलरेडी जो अभी इसके पहले हमने रिएक्शन पढ़ा ना, लाइम वाटर मिल्की, जस्ट उसके अगले पेज पे ये एस्टरिफिकेशन, तो देख लेना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट द अबव केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस इक्वेशन। आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप केमिकल बैलेंस इक्वेशन में लिखो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे, आपका इथेनॉल है, उसमें इथाइल अल्कोहल C2H5OH लिख दिया, उसको इथेनॉइक एसिड जिसका नाम है CH3COO, जिसको एसिडिक एसिड भी बोलते हैं कॉमन नेम में, IUPAC में इथेनॉइक बोलते हैं, और उससे भी कॉमन नेम में विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड किसके प्रेजेंस में हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहां पे हो क्या रहा है कि ये CH3COOH जो COOH है, इसमें से H हट जाएगा और इसका जो C2H5 है वो यहां आ जाएगा, और ये OH और ये H मिलके पानी बनके बाहर निकल जाएंगे। तो पानी बाहर निकल गया और ये बन गया CH3COO C2H5, जो कि है इथाइल इथेनोएट। क्या है ये, इथाइल इथेनोएट। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, क्योंकि ये जो बना है ये आपका एक ईस्टर बना है। ठीक है, ये आपका क्या बना है, ईस्टर बना है, जिसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, RC∬OR'। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ईस्टर का। तो ईस्टर बना है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया कि ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आगे बढ़ जाओ। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। मतलब क्या बना है, ये जो रिएक्शन हुआ इसमें प्रोडक्ट क्या बना है और उसका क्या यूज है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट जो बना है वो है इथाइल इथेनोएट। दिख रहा है ये क्या है, इथाइल इथेनोएट, जो कि एक ईस्टर है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका यूज क्या है, तो इथाइल इथेनोएट का यूज होता है, इट इज यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब फ्लेवर कहीं पे इसका, अगर कुछ चीज का फ्लेवर डालना है तो ये इथाइल इथेनोएट का इस्तेमाल होता है, और खासकर फ्रेग्रेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट। इसमें सवाल पूछा है कि कौन सा कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि कैटलिस्ट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या यूज किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का वो यूज किया हुआ है। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर, इस डायग्राम के ऊपर, इस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड थे, तो हमने ये चीज करा दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं कि होपफुली ये क्वेश्चंस बन जाए तो मजा आ जाए। बन जाएंगे तो अच्छा है, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा काम है आपके लिए मेहनत करना, जो कि मैं कर रहा हूं। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उठा रहा हूं आपके लिए, टेक्स्ट बुक से, क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब उठा के आप लोग को दे रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं अगर इसमें से कुछ चीजें रिपीट हो जाए या फिर उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर चीजें पूछ ले, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि यार हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके उस चीज की वजह से आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। तो यही बस मेरा सपना है कि आपके लिए योगदान देते रहूं और इसी प्रकार से मेहनत करते रहूं। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर? ओके है, आगे बढ़ जाएं। क्लियर है यहां तक?
समझ में आ रहा है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि जितना हो सके टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करना, जो नोट्स आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर फोकस करना, और टॉपिक वाइज जाना, सारे के सारे 10 चैप्टर का टॉपिक वाइज जाना। और उसमें भी कहीं आपको अगर ऐसा कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं, कहीं आपके ऐसे रिएक्शंस के पार्ट दिख रहे हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर से कहां से पूछ ले किसी को आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और ये तब चीज पॉसिबल है जबकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये किसके ऊपर बेस है, बहुत फेवरेट चीज है, मेरा तो फेवरेट है भाई, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके ऊपर बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक बार नजर घुमा लो। वैसे आपको क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, देखते पढ़ाऊंगा मतलब इसके बेस पे क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं पढ़ा भी दूंगा आज, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, राइट द नेम एंड वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो बोल रहा है, हाँ रो, ये पहला रो होता है, ये दूसरा रो होता है, और ये तीसरा रो होता है, ये आपका थर्ड रो है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट है, यहां पे देखो सोडियम है, मैग्नीशियम है, आगे बढ़ जाओ, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये सभी के नाम आपको लिख देने हैं। क्या लिखोगे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन लिख दिया। अब उसका क्या पूछा है, वैलेंसी भी पूछा है। तो आप एक चीज जानते होंगे वैलेंसी क्या होता है, तो मैं आपको फिर भी याद दिला दूं। वैलेंसी मतलब कि द एबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम टू फॉर्म अ ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस शेल, यही चीज है। तो हमने पढ़ाया था। तो अगर आप देखोगे सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 2,8,11, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,11, लास्ट में 1 है, तो ये अपना 1 को डोनेट कर देगा, तो लास्ट में उसका 8 बचेगा। तो इसका वैलेंसी 1 हो गया। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 282 इसका हो जाएगा 2, फिर ये 3 है ना, तो 283, इसका हो जाएगा 4, फिर इसका कितना हो जाएगा 3, 2, 1 और 0। इस प्रकार से आपको करना है। तो समझ में आ गया, सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सिलिकॉन का वैलेंसी 4, फॉस्फोरस का 3 अगेन, सल्फर का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1 होता है, और आर्गन जो होता है वो 0 होता है, नोबल होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। समझ में आ गया, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर। अब देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन दिस रो इन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड कौन से हैं, जो आपने अभी अभी देखा। तो इसमें सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छा मेटल है भाई, ठीक है, लेकिन सिलिकॉन जो है एक मेटलॉइड है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स में होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि मेटल कौन कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो है इसमें से मेटल्स है, सिलिकॉन एक क्या बोलते हैं उसको, मेटलॉइड है, और इसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये तीनों नॉन मेटल है। फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन नॉन मेटल है। और एक तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद है कि जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा कि एक बीच में जिगजैग लाइन होती है, वो जिगजैग लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके आसपास जो भी मेटल्स है, दैट इज सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, टेरेलियम हो गया, ये जितने होते हैं ये मेटलॉइड्स होते हैं, ये क्या हो गए, मेटलॉइड्स। लेकिन इसके इस तरफ लेफ्ट की तरफ जो भी चीजें हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ऑब्वियसली इसके इस तरफ कौन कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, और ये एल्यूमिनियम इस तरफ ही है, तो ये मेटल हो गया। ये वाला सिलिकॉन जो है वो अपना मेटलॉइड हो गया, और इसके इस तरफ वाले राइट की तरफ जो होते हैं, दैट इज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और ये जो आखिरी वाला होता है, आखिरी वाला ग्रुप तो नोबल होता है, इनर्ट होता है, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा इसमें, ये भी हो गया तीसरा क्वेश्चन, विच ब्लॉक डज नॉन मेटल बिलोंग टू, नॉन मेटल कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि नॉन मेटल्स कौन से ब्लॉक में होते हैं, ये वाले ब्लॉक में ज्यादातर होते हैं। तो ये कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो मैं लिख दूंगा कि भाई नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, पी ब्लॉक होते हैं, लिख दिया। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर। चौथा है, राइट नेम ऑफ एनी टू मेटलॉइड एलिमेंट, कोई भी दो मेटलॉइड, अभी अभी एक देखा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, वो आप लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी चीज को मैं बता दूंगा। फटाफट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लो, ठीक है, फटाफट इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं आपको बता देता हूं। चलो ध्यान देना, ध्यान देना, वापस से एक बार बता देता हूं, जिनको तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होगी। देखो सबसे पहले ये ग्रुप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जो है इस प्रकार से लाइनिंग जो है ये आपके 18 ग्रुप होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, कितने हैं, कौन बताएगा कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स। एंड आपको पूछेगा पीरियड्स कितने हैं, तो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, ये होते हैं आपके 7 पीरियड 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, तो पीरियड रोज के फॉर्म में होते हैं और ग्रुप्स आपके कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं। तो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, ये याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा आपके ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपके 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। पहला ब्लॉक, इसको कलर चेंज करता हूं मैं, ये आपका पहला ब्लॉक ये रहा, 1 और 2 ग्रुप नंबर जो है ये आपका पहला ब्लॉक है, दैट इज द एस ब्लॉक। याद रखना ये वाले ब्लॉक्स को एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद यहां से लेके ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरे जो पार्ट है ये आपका पी ब्लॉक है। फिर इसका बीच का जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक, जो कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। याद रखना डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और उसके नीचे अलग से 2 ऐसे रो बने होते हैं, इस सीरीज को बोलते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन इस ब्लॉक को बोला जाता है एफ ब्लॉक। याद रहेगा? तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक के आते हैं। याद रख लो जो बोल रहा हूं, लिख लो कहीं पे। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक ग्रुप्स आते हैं। डी ब्लॉक में आपके 3 से लेके 12 तक आते हैं। डी ब्लॉक में 3 से लेके 12 तक आते हैं एलिमेंट्स। और आपका जो एफ ब्लॉक है उसमें आपका लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आता है, ये ध्यान में रखना। लैंथेनाइड एक्टिनाइड माफ करना, सॉरी, लैंथेनाइड एंड सॉरी, ठीक है, मेरे को पानी पीना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा, सॉरी, लैंथेनाइड एंड सॉरी एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? इसके अंदर जितने भी मेटल्स है वो अल्कली मेटल है। ये जो ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है इसको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है? अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, याद रहेगा? उसके अलावा ये पूरा का पूरा ग्रुप नंबर डी जो है इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप नंबर एफ है इसको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, याद रखना नाम। ठीक है, इसके अलावा ये पूरा जो 18th कॉलम है लास्ट वाला, इसको बोला जाता है इनर्ट गैस ग्रुप या फिर नोबल ग्रुप। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इनर्ट गैस होता है, या फिर जीरो ग्रुप भी कहा जाता है इसको। जीरो ग्रुप क्यों? क्योंकि भाई सभी की वैलेंसी जीरो होती है, ग्रुप जीरो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप आराम से आंसर दे पाओगे, मैं पूरी गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये कार्बन कंपाउंड में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। और कार्बन कंपाउंड में से भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस, नजर डालें। चलो, क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रहा पहला स्ट्रक्चर, ये रहा दूसरा स्ट्रक्चर। इसमें ये पहले स्ट्रक्चर को पहचानना है। ठीक है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड की, इसको समझ लो पहले बच्चा, हम बात करते हैं सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है बच्चा? सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पे आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड है। और इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं जो कि है CHHH, मतलब 3 H है और C है, मतलब ये CH3 हो गया। और ये भी CHHH मतलब CH3 तो ये क्या है? CH3 जो कि एक इथेन होता है, C2H6 इथेन होता है। तो इथेन क्या है? अल्केन है। अल्केन मतलब क्या? सैचुरेटेड। तो ये क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसको देख के पता चल गया। और हमें इसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि डॉट स्ट्रक्चर की जब भी बात होती है तो एक जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड का मतलब होता है 2 डॉट। तो जहां पे C लिखा है उसके आगे डैश लिखा हुआ है, तो डैश के आगे 2 डॉट लगा दो बस। तो यहाँ पे C एक डैश है तो 2 डॉट, फिर यहाँ पे डैश है तो 2 डॉट, यहाँ पे डैश है 2 डॉट, यहाँ पे भी डैश है मतलब बॉन्ड है 2 डॉट। तो जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ जाए तो 2 डॉट का मतलब होता है एक बॉन्ड, 4 डॉट का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 6 डॉट का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये चीज माइंड में क्लियर रखना। ठीक है, उसी प्रकार ये चीज आपने कर दिया। तीसरा चीज तो जानना दो, पहले इसका भी कर लेते हैं। ये C है, डबल बॉन्ड C है, ये H है, ये H है, मतलब ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मतलब ये क्या है? इथीन है। इथीन मतलब क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, डबल बॉन्ड है, इसके लिए 4 डॉट आ गया, बाकी सिंगल सिंगल है, यहाँ पे सिंगल सिंगल 2 डॉट, सिंगल सिंगल 2 डॉट। तो ये आपका बन गया इथीन। क्या है ये? इथीन है। याद रखना, नाम भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, बहुत इजी है। और एक तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था कि डिफाइन द होमोलॉगस सीरीज। भाई ये जरूर से कर लेना, चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, उसमें होमोलॉगस सीरीज का एक पार्ट है। तो होमोलॉगस सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा, जाके होमोलॉगस सीरीज का पार्ट देख लेना। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं पेज नंबर भी बता देता हूं आपको। बहुत बहुत मस्त चीज है, बहुत मस्त चीज है, आप जाके देखो। मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी जाके देखोगे।
ठीक है, एक सेकंड दे दो, मैं आपको होमोलॉगस सीरीज का पेज नंबर बताता हूं। आप सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 118। कहां आ जाओगे आप? पेज नंबर 118 पे आ जाओ और 119 पे आ जाओ। ये दोनों जगह आपको पूरा का पूरा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना, पूरा का पूरा होमोलॉगस सीरीज जो है उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो होमोलॉगस सीरीज जो है ये आपको बताना है कि क्या होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जिसमें मेंबर्स जो हो सकते हैं वो डिफर कर सकते हैं एडिशनल CH2 ग्रुप से। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल का होमोलॉगस अगर सीरीज मुझे बनाना है, ठीक है, अल्कोहल का, तो उसमें ले लूंगा मैं पहला CH3OH दैट इज मिथाइल अल्कोहल, दूसरा ले लूंगा मैं CH3CH2OH जो कि हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, तीसरा ले लूंगा मैं CH3CH2CH2OH जो कि हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद मैं CH3CH2CH2CH2OH ले लूंगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो उस प्रकार से मैं बना सकता हूं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है मेरा वो सेम है, मतलब अल्कोहल ही है, लेकिन उसमें बस क्या हो रहा है, एक एक अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड होता जा रहा है। CH2 ग्रुप जो है इसको अल्काइल बोलते हैं, CH2 मतलब अल्काइल ग्रुप जो है बस ऐड होता जा रहा है। दैट इज नथिंग बट द होमोलॉगस। तो होमोलॉगस ग्रुप अल्कोहल का हो सकता है, अल्डिहाइड का हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो याद रखना ये चीज, ठीक है, समझ में आ गया होमोलॉगस सीरीज। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, लेंस वाले चैप्टर का है, ठीक है, आपको फिगर दिया रहेगा, आपको पहचानना है कि क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है कि मायोपिया है। तो कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर डायग्राम दिख रहा है, अगर इमेज उसका इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, इमेज बन रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये क्या है, बन रहा है ना, तो ये क्या है मेरा, बताओ बताओ क्या है, ये मायोपिया है, यानी नियर साइटेडनेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है ये क्या है, मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, जिसमें सिर्फ मुझे नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, ये होता है मायोपिया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि स्टेट द रीजन, मतलब ये रीजन क्यों होता है, क्योंकि भाई आई बॉल जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, आई बॉल इलोंगेट हो गया तो जो लेंस होता है और रेटिना जो होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से सिर्फ नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखेगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। ये उसका रीजन है। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है भाई कि आप लेंस के चैप्टर में आओ, आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और आपका प्रेस बायोपिया ये तीनों पढ़ के ले लेना है, चाहे उसका डिफेक्ट हो, चाहे उसको करेक्ट कैसे करते हैं, चाहे उसका इमेज हो, चाहे उसका वो फंक्शन हो या फिर उसका रीजन हो, सब पढ़ना है। नेक्स्ट, हाउ इज इट करेक्टेड, इसको करेक्ट कैसे करोगे, तो भाई जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको मायोपिया को करेक्ट करना है तो उसके लिए आपको कॉन्केव लेंस का एक चश्मा बनाना पड़ेगा। तो कॉन्केव लेंस का चश्मा अगर बनाना है तो प्रॉपर फोकल लेंथ होना चाहिए। कॉन्केव लेंस का चश्मा यहां पे आप डाल दोगे, मान लो आप अपने आंखों के सामने पहनोगे ना चश्मा, जैसे मैंने पहना है चश्मा, ये चश्मा है, ठीक है, तो मैंने अपने आंखों के सामने लगा दिया, तो मतलब मैंने क्या लगा दिया, एक ऐसा लेंस लगा दिया जो कि कॉन्केव लेंस है। देखो मैंने यहां पे ये कह के दिया है, ये आपका कॉन्केव लेंस मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा आंख है, यहां तक तो मेरा आंख है, लेकिन ये जो लगाया हुआ है ये मेरा क्या है, ये चश्मा है जो कॉन्केव लेंस है। ठीक है, जिससे हेल्प क्या होगी कि आपका जो नियर साइटेडनेस का विजन है वो थोड़ा इंप्रूव होगा और आपको दूर का भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, एंड ड्रॉ द डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम आप दोबारा बना के दिखा दें। ठीक है, करेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया, दैट्स इट। तो ये था आपका मायोपिया, नियर साइटेडनेस का। वैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया का भी देख लेना, ट्रेसबायोपिया का भी देख लेना, बहुत जरूरी है बच्चा, ये तीनों के तीनों। ठीक है, देख लेना, तीनों में से कोई एक पूछने के चांसेस हमेशा होते हैं, चाहे वो एक्टिविटी में पूछ ले, चाहे डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले, चाहे डिफेक्ट के हिसाब से पूछ ले, चाहे टेबल में पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या, देखो एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दिया है, इसको कंप्लीट करना है, बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है, कॉमन नेम दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके कॉमन नेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है, IUPAC नेम बताना है और कुछ नहीं, मतलब कहीं कहीं भी जगह पे खाली जगह है। तो इथिलीन है, तो इथिलीन कॉमन नेम है, तो इथिलीन क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसको इथीन भी कहा जाता है, इथिलीन को इथीन भी कहा जाता है, तो ये इथीन हो गया, तो IUPAC नेम इथीन। ठीक है, IUPAC नेम इथीन हो गया। वही एसिटिलीन है तो वो होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख देना है उसको, और इसको IUPAC में बोला जाता है इथाइन। क्या कहा जाता है, इथाइन। आपको पता है ना, इथेन होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इथीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन होता है, वही चीज, इथेन, इथीन, इथाइन। तीसरा है एसिटिक एसिड, तो CH3COOH फॉर्मूला है, इसको बोले जाते हैं, 2 कार्बन है मतलब इथेन, और ये OOH है, COOH है मतलब एसिड है, मतलब OIC एसिड, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया, क्लियर। मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, मिथाइल और अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथेनॉल, ये हो गया मीथेन, CH एक कार्बन मतलब मीथेन, ई हटा दिया और अल्कोहल को OL लगा दिया, मिथेनॉल, तो क्या बन गया, मिथेनॉल बन गया। ये सब पढ़ाया हुआ है हमने, और जैसा मैंने बोल रहा कि ऑलरेडी एक वीडियो आपको मिल रहा होगा या फिर मिल चुका होगा कंप्लीट IUPAC के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन,
सॉरी एसीटोन नहीं है, मतलब ये डैश है आपका, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड बोलो या फिर CO बोलो, CH3, तो यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, CO है, तो CO का मतलब क्या होता है, कीटोन का ग्रुप है, मतलब ये कीटोन है, लेकिन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन का E हटा दोगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड कार्बन पे CO लगा हुआ है, मतलब प्रोपैन 2ONE, तो प्रोपैन 2ONE हो जाएगा आपका आंसर, यानी IUPAC हो जाएगा। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एसीटोन कहा जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो सभी के बेसिक तौर पे अगर आप देखोगे इसमें आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो भी बहुत सारे टेबल है, जो 118 पेज नंबर पे है, 120 पेज नंबर पे ना, ये प्लीज एक बार जाओ और पढ़ लो, ठीक है। खासकर 122 पेज नंबर पे एक और चीज लिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा। 122 पेज नंबर पे, माफ करना, 122 पेज नंबर पे आ जाओ, ठीक है। इस पे जितने भी आपको कॉलम्स दिख रहे हैं उसमें आपको पूरा पेरेंट नेम, उसका पेरेंट प्रीफिक्स क्या बोला जाता है, उसको फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसके आगे के जितने टेबल्स है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि क्या होता है ना कि इसी में से कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे, ये सारी चीजें आपको इजी लगेगी, मैं गारंटी बोलता हूं, सारी चीजें आपको इजी लगेगी, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया आपका क्या, दैट इज द कंप्लीट द टेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस, मतलब आपको ना ये लास्ट टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसा लंबा चौड़ा पैसेज दे दिया था और उसमें बहुत सारी जगह पे खाली जगह है, अगर आप देखोगे बहुत सारे डैश लिखे हुए, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे खाली जगह है, डैश है, यहाँ पे भी डैश है, और कहाँ डैश है, यहाँ पे भी डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डैश लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश है। तो इसके अंदर आपको वैल्यूज फिलअप करनी है, और वो जो वैल्यूज है वो आपको ऑप्शंस में दे रखी है, ऑप्शंस मतलब ब्रैकेट बना के दे रखी है, और इन्हीं में से चूज करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले रीड करो, क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या दिखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब ये पूरा पैसेज किसके ऊपर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि हर डिटेल मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो बिना ब्रैकेट का भी सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी है। कैसे, क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू डैश ब्लॉक। कितने ब्लॉक है भाई, 4 ब्लॉक, ऑप्शन में 4 दिख रहा है, आपको दिख रहा है, देखो 4 लिखा हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा कि पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। आगे पढ़ो, ग्रुप्स 1 एंड 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द डैश ब्लॉक, तो मैंने आपको बताया था ग्रुप पहला और ग्रुप दूसरा, उस ब्लॉक के नाम को क्या बोलते हैं, उस ब्लॉक को बोलते हैं एस ब्लॉक, तो ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। एंड ऑल दिस एलिमेंट्स आर मेटल्स, बराबर है, सब चीज मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाँ ये रह गया था ना बताना, ऊपर हाइड्रोजन लिखा था, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल्स होते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 कौन से वाले, आखिरी वाले, ग्रुप नंबर 13 से 18 वो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक के बाद क्या आता है, पी आता है, तो ये कौन से होंगे, 13 से 18 वाले जो ब्लॉक होंगे वो आपका पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, क्योंकि वो ब्लॉक्स में कुछ मेटल्स भी है, ज्यादातर नॉन मेटल्स है, और कुछ मेटलॉइड्स भी है जो जिगजैग लाइन के आसपास थे, तो वो आपका पी ब्लॉक में आ गया। आगे बढ़ो, ग्रुप नंबर 3 से 12 जो बीच का पोर्शन था टेबल के अंदर, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 वो कौन से थे, वो आपके डी ब्लॉक थे, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, तो वो डी ब्लॉक के थे। एंड ऑल द एलिमेंट्स आर डैश एलिमेंट, कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एंड एलिमेंट शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 कॉलम थे, 2 रो थे, उसका नाम क्या था, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, लेकिन उस ब्लॉक का नाम क्या था, देखो लिखा हुआ है, दैट इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डैश ब्लॉक, तो कौन सा ब्लॉक होगा, वो ऑब्वियसली एफ ब्लॉक होगा, करेक्ट है, आ गया आंसर, खत्म। तो ये 3 मार्क्स के एक चीजें पूछी हुई थी लास्ट ईयर का पेपर में, देखो यहां पे बताता हूं, देखो खुद देख के बहुत अच्छा लगता है यार, कितना इजी क्वेश्चन पेपर आपके बन रहे हैं हमारे टाइम से। हमारे टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आते थे, मतलब हर चीज को रट्टा मार के ही जाना पड़ता था। ये देखो एनी 5 15 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। बताओ यार कोई तकलीफ हुआ 3 मार्क्स स्कोर करने में यहाँ पे? तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे पीरियोडिक टेबल आए चाहे कोई भी आए, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्यों नहीं कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, है कि नहीं बच्चा, क्लियर। तो ये हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट पीरियोडिक टेबल के ऊपर। एक और क्वेश्चन है जो कि शायद 2 साल पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पेपर का मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो, थोड़ा ब्लर दिखेगा लेकिन थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना। क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पूरा पैसेज दिया है प्रॉपर, पूरा क्या दिया हुआ है, पैसेज, देखो प्रॉपर पैसेज दिया हुआ है और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको मिटा देता हूं 1 सेकंड। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द 2 वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो यहां पे अगर मैं पढ़ूंगा कि द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज थोड़ा जूम कर लेना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, लेकिन ये स्क्रीनशॉट है ना तो थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन पेपर था इसके लिए, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। द लाइव एंड द न्यूट्रल, देखो यहां पे बोल रहा है द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220। जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन से ऐसे 2 वायर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, तो वो कौन से वायर है, लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। तो आपको लिख देना है कि लाइव एंड न्यूट्रल वायर, तो हमने आंसर लिख दिया, मिल गया 1 मार्क्स। कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है।
शॉर्ट सर्किट का मतलब, ठीक है, हाँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब आप जानते होंगे। तो शॉर्ट सर्किट इज नथिंग बट क्या होता है कि एक शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो फॉल्टी कनेक्शन होता है, ठीक है, और डैमेज वायर होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, ट्रैवल करने से कहीं ना कहीं गलत रूट पे भेज देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, वो डैमेज हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, गलत डायरेक्शन में करंट सप्लाई हो गया, कुछ दो वायर आपस में टच हो गए, तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो शॉर्ट सर्किट, तो आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते थे, मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज क्या करता है भाई, फ्यूज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम यह है कि ये सेफ्टी डिवाइस है जो करंट को लिमिट करता है फ्लो होने से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में सभी में फ्यूज लगा होगा, आप देख सकते हो सबके घर में फ्यूज लगता है, तो कभी बाई चांस बहुत ज्यादा बाहर से करंट आ गया, करंट का कुछ फ्लक्चुएशन ऐसा हो गया, तो वो फ्यूज क्या करता है, अपने आप का ब्रेक डाउन कर लेता है, उसके अंदर भी एक वायर लगा होता है, वो वायर पिघल जाता है, तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना फ्यूज हो गया, तो फ्यूज हो गया मतलब वो वायर ब्रेकडाउन हो गया, जिससे करंट की सप्लाई जो है वो रुक जाती है और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है, ये उसका काम है, ठीक है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पूछा है, विच वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ग्राउंड में कौन सा वायर जाता है, ये सब लोग जानते हैं, अर्थिंग का वायर जाता है, अर्थ वायर, ये तो पैसेज में देख के भी मिल जाएगा आपको, अर्थ वायर। और पांचवा क्वेश्चन है कि व्हेन डज सर्किट कैचेस फायर, आग कब लगती है, ठीक है, तो आग कब लगती है, इसका भी आप देखोगे कि contact with each other and a large current flows through a productive, if any inflammable material such as लकड़ी, वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक, ये अगर है आसपास तो ये क्या कर सकता है, फायर को कैच कर सकता है। तो यहां से यहां आप अपना लिख सकते हो, ठीक है, अगर कोई आसपास ऐसी मटेरियल जिसमें आग पकड़ सकती है तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार से आग पकड़ सकती है। तो ये जो चीजें थी वो ऑलरेडी मैंने यहां पे बता दिए, और उम्मीद करता हूं कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सभी का अगर इतने सारे कंसेप्ट अगर आपने क्लियर कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगेन आई एम सेइंग, अभी भी आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब से भी अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 1.5-2 दिन बाकी है साइंस 1 के पेपर के लिए। अभी से भी अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, जो लेक्चर्स हमने बना रखे हैं, पूरे चैप्टर्स को पढ़ा रखे हैं, उसको आप समझ के लेते हो, हर एक टॉपिक को टेक्स्ट बुक में से समझ के लेते हो, देख के लेते हो, तो भाई मैं बोलता हूं ना, साइंस 1 में 40 में से 35-36 मार्क्स निकालना बहुत आसान है, और निकलते भी है, आराम से निकलते हैं, बस आपका मेहनत होना चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, ओके है, तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त वीडियो था जिसमें हमने सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कहीं भी पूछ सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया। लेकिन सेम इसी प्रकार का एक और वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी आपके लिए, जिसमें और भी एक्टिविटीज जो टेक्स्ट बुक से हम निकालेंगे, जो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उन सारे के भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर यहाँ पे आपने देख लिया है तो प्लीज हमारे वीडियोस को जितने हो सके आपके सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो हार्डवर्क हो रहा है ना, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चा, प्लीज। तो सभी दोस्तों को आप शेयर कर दोगे, ये मेरे से वादा चाहिए आप लोग का, तो प्लीज वादा करो कि आप शेयर कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, ठीक है, शेयर कर दें। वीडियो एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से करना है, शेयर जरूर से करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।